नेतन्याहू का गाजा में बड़ा प्लान फेल हो गया है। ये जो पूरी कोशिश थी कि एक जो घटना घटी जिसमें 2 इजरायली सोल्जर्स मारे गए, उसके बहाने सीजफायर को तोड़ दो, यहां तक कि बंबाई भी नेतन्याहू ने की। लेकिन अमेरिकन को पता लग गया कि असली वजह क्या है, और असली वजह यह थी कि रेजिस्टेंस के हमास के फाइटर्स वहां पर राफा गए थे अबू शबाब गैंग को नेस्तनाबूद करने। उसी बीच कोई इजरायली फोर्सेस ने व्यवधान पैदा करने की कोशिश की, तो उसी में जो उनके अपने अनएक्सप्लोडेड बॉम्ब्स हैं जो इजराइल ने गिराए गाजा में जेनोसाइड के दौरान, अभी जेनोसाइड खत्म नहीं हुआ क्योंकि उसके बाद इजराइल ने जो किया वो भी बताएंगे, लेकिन जो अभी युद्ध चला 11 अक्टूबर के पहले तक, उसमें जो बॉम्ब्स गिराए हैं वो जो अनएक्सप्लोडेड ऑर्डिनेंस है वो ब्लास्ट हो गया एक इजरायली सोल्जर्स की व्हीकल पे। तो जानबूझ के हमास की फोर्सेस ने कोई इस तरह का हमला वहां पर नहीं किया था, और हमास ने यह बयान भी दिया था कि राफा में अभी राफा रेड जोन है, राफा का एक बड़ा हिस्सा इजराइल के कब्जे में है, और इसीलिए अबू शबाब जैसे लोग वहां पर हैं। और ऐसी मुश्किल कोशिश में, क्योंकि राफा से अबू शबाब के लोग सीधे सेंट्रल गाजा, नॉर्थ गाजा पे हमला करते हैं, और बहुत सारे हमले हुए उसमें कुछ मतलब सोचिए आपकी जो हुसैन फैयाद हैं, हुसैन फैयाद जो बेत हनून के कमांडर बहुत फेमस, उनका एक ही बच्चा बचा था, उसको भी एलिमिनेट कर दिया। तो ये बहुत इस तरह की चीजें हो रही हैं, और इजराइल अबू शबाब गैंग के माध्यम से इस तरह की चीजें करवा रहा है। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि अमेरिकन को पता लग गया, और अमेरिकन ने पहले ही नेतन्याहू से बोल दिया कि हमको पता है क्या हुआ है। अब इसके पीछे अच्छा हुआ क्या था कि नेतन्याहू ने क्या किया कि जैसे ही घटना घटी उसने हमास को ब्लेम किया और उसने बमबारी शुरू कर दी। तो कई उसमें फिलिस्तीनी सिविलियंस भी शहीद हुए। उसके बाद उसने क्रॉसिंग बंद कर दी, जहां से एड आती थी, राफा क्रॉसिंग बंद कर दी। अब जैसे ही राफा क्रॉसिंग बंद की और वो खबर अमेरिकन इनवॉइस को अमेरिका पहुंची, तो वहां से अमेरिकन का फोन आया। अब किसका आया, विटकॉफ का या कुशनर का। ट्रंप ने डायरेक्ट किया उनको कि नेतन्याहू से कहो कि हमें सच्चाई पता है, तुरंत क्रॉसिंग खोले, और तुरंत क्रॉसिंग खोली गई। ये देखिए बड़ी चीज है। और इसके जो सोर्स हैं वो एक्सियोस करके एक बहुत प्रोमिनेंट अमेरिकन वेबसाइट है जो प्रो इजरायली रही है, उसके जो कॉरेस्पॉन्डेंट्स है उसने स्टोरी ब्रेक की है। और इसको लेके बहुत ज्यादा इजराइल में हार्ट बर्न है, उनका दिल जल रहा है। बेन गिविर जैसे लोग चिल्ला के कह रहे हैं जब क्रॉसिंग बंद कर दी थी फिर खोलने की क्या जरूरत थी। इजरायली प्रेस कह रहा है कि अमेरिका का जो भी ये प्रेशर आएगा अब उसको इजराइल झेल नहीं सकता, अब इजराइल को माननी होगी अमेरिका की बात। और क्यों नहीं माने, अभी असली में जो अभी तक रिश्ता था वो ये था कि इजराइल अपनी हर किस्म की गुंडई और अपनी हर किस्म की बात अमेरिका से मनवा लेता था, ब्लैकमेल करता था इमोशनली कि हम देखो जूस है, हमारे साथ कितना बुरा हुआ है, और हम हमारे पास इतना पैसा भी है और अमेरिका को हम देते हैं, हर पार्टी को देते। ट्रंप ने वो सारी चीजें देखी, वो सब लिया भी, उसने सब कुछ किया। लेकिन एक चीज वो समझ गया कि अगर हमें वाकई ग्राउंड पे पीस लानी है तो इजराइल को उसके पर कतरने होंगे, और ये वो समझ गया जब कतर पे हमला हुआ। तो इसको लेके देखिए एक फंडामेंटल डायनेमिक शिफ्ट हुई है। मैं बार बार कह रहा हूं कि ट्रंप के साथ हमास की फंडामेंटल डायनेमिक्स शिफ्ट हुई है। एक चीज आपको और बताएं, जो विटकॉफ और कुशनर जो कि इसका ट्रंप का सन इन लॉ है, इन्होंने एक इंटरव्यू में कहा, क्योंकि विटकॉफ और कुशनर वहां थे ये कायरो में जहां पर गाजा ट्रूस हुई, तो उसमें कहा कुशनर ने कि हम खलील हैया से मिले, और खलील हैया वो जिन पे कतार पे हमला हुआ था, उनको मारने की साजिश थी, लेकिन उनका बेटा मारा गया। तो विटकॉफ ने कहा कि खलील हैया से कि मैं आपका दर्द समझता हूं, मेरा भी एक बेटा ऐसे अकारण मर गया, मतलब वो दूसरी वजह से मरा, मतलब कम उम्र में मर गया, और हम दोनों वो बाप है जिनको अपने बच्चों को ही दफनाना पड़ा। ये विटकॉफ ने कहा, और उस पर कुशनर ने कहा कि जब जैसे ही ये बात हुई वैसे ही एक हम लोग जो आतंकवादी समझते थे, तो एक ह्यूमन साइड उभर के सामने आया, और उससे काफी द आइस वॉज ब्रोकन।
तो ये जो देखिए बात है, ये जो हमास की कैपेबिलिटी है कि, और इसीलिए देखिए उनको ट्रंप ने कहा है कि दे आर टफ नेगोशिएटर्स एंड दे आर स्ट्रांग एंड स्मार्ट फाइटर्स। ये हमेशा बात है, याद रखिएगा, ये कोई ट्रंप का सर्टिफिकेट नहीं है, ये ट्रंप को जमीनी सच्चाई स्वीकारनी पड़ी है। कुछ लोग जमीनी सच्चाई स्वीकारते हैं, हम लोग की तरह नहीं जो हम लोग के हुक्मरान है, जो जमीनी सच्चाई निगलेक्ट करते हैं। लेकिन अब जब ये बात सामने आ गई है, उसके बाद देखिए एक और इजरायली प्रेस ने लिखना शुरू किया, वो बड़ा जबरदस्त है। उन्होंने ये लिखना शुरू किया कि भाई जो अमेरिकन कह रहे हैं वही जो मैं कह रहा था, मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि गाजा में जैसे ही इजराइल विड्रॉ करेगा, हमास टेक ओवर कर लेगा, क्योंकि किसी और के पास कोई स्ट्रक्चर है ही नहीं क्या गवर्नेंस का। वही चीज अमेरिकन कह रहे हैं कि अभी जो भी है वो हमास है, उसी को गवर्न करना है, हमारे पास कोई स्ट्रक्चर नहीं है, हम जाके रिप्लेस कर दें। कहां कुछ है, पैलेस्टीन अथॉरिटी वहां कुछ है कि जीरो है, वो तो वेस्ट बैंक में नहीं रही अब। उसके बाद इजराइल का जो एक मिलिट्री जो रूल था सो कॉल्ड, वो भी फर्जी, वो तो हार गई इजराइल, तो इजराइल पीछे हट गया उसमें, वो तो हर प्रॉब्लम की जड़ में है। अब जो देखिए यहां पर जो हमास की कैपेबिलिटी बनी है और जिसको लेके पूरा का पूरे आर्टिकल्स हैं, और इसमें सोचिए आप जेडी वैंस जो ट्रंप का वाइस प्रेसिडेंट है, उस तक ने कहा है कि बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, हम किसी भी तरीके से कोई ऐसी गलती नहीं कर सकते हैं कि जिससे गाजा के लोगों का नुकसान हो, उनको जो गवर्नेंस थोड़ी बहुत मिल रही है वो भी उनको ना मिले, ये हम नहीं कर सकते हैं। और फिर उन्होंने कहा कि ये देखिए, अब तो इसका मतलब है कि हमास के डिसआर्ममेंट की बात ही तो खत्म हो गई ना। मैं यही तो कह रहा था, मैं शुरू से कह रहा था, लोग कह रहे थे कि देखिए हमास का डिसआर्ममेंट होगा। हमने कहा यार तुम लोग किस मूर्खता की बात करते हो, हमास डिसआर्म हो जाएगा, और हमास की इतनी समझदारी नहीं है। वो ट्रंप के जो 20 पॉइंट प्रोग्राम में एक पॉइंट है, वो तो बहुत सारे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल बहुत सारे हैं जो अभी तक लागू नहीं हुए। कितने साल हो गए, 1952 के बाद, जब से संविधान लागू हुआ, आजादी के 5 साल बाद। अब यहां पर देखिए जो पूरी संविधान लागू हुआ 1950 में, 3 साल बाद आजादी। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि जब ये जो पॉइंट्स होते हैं, इन पॉइंट्स का कोई उस तरह का अर्थ थोड़ा ना होता, उसका कोई एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी तो होना चाहिए। और वही जेडी वैंस कह रहे हैं कि कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं है। दूसरी बात सुनिए, कुशनर जो कि ट्रंप के सन इन लॉ हैं और जू हैं, यहूदी हैं ये खुद, इन्होंने कहा है कि हमास इज एक्टिंग इन गुड फेथ सर्चिंग फॉर बॉडीज ऑफ होस्टेजेस। यानी जो इजराइल आरोप लगा रहा है कि हमास बॉडीज नहीं रिटर्न कर रहा, तो कुशनर ने कहा, और अभी आज विटकॉफ और कुशनर तेल अवीव पहुंच रहे हैं। कुशनर ने कहा निकलने से पहले तेल अवीव के, उसने कहा कि देखो हमास जो है, जो भी है, हमास गुड फेथ में अपना काम कर रहा है। 28 में से उसने जो अभी तक 12 बॉडीज लौटाई हैं, 16 बाकी है। लेकिन हमास को कोई असिस्टेंस, जो कि प्रॉमिस किया था जो कि ट्रंप प्लान में प्रॉमिस हुई थी कि वो उसको असिस्टेंस मिलेगी, टर्की की टीम्स आएंगी, इजिप्ट की टीम्स आएंगी, कतार की टीम्स आएंगी हाई टेक इक्विपमेंट लेके, वो इजराइल ने अलाउ ही नहीं किया। तो फिर तो अगर आपने अलाउ नहीं किया तो उसके बाद फिर तो यही बच जाता है कि हमास ढूंढे, और हमास अपना काम कर रहा है और बखूबी कर रहा है। यह बात कुशनर ने कही। अब विटकॉफ कुशनर इजराइल पहुंच के क्या कहते हैं, कुछ अपना सुर बदलते हैं, क्या स्थिति रहेगी, ट्रंप की क्या पोजीशन रहेगी, ये सब देखना है। क्योंकि ये एक ऐसा जो इस समय गाजा में चल रहा है, वो एक ऐसा शतरंज का गेम है जिसमें हर पल बाजी बदलती। और इससे कोई मतलब, इसमें ऐसा नहीं है कि कोई अतिशयोक्ति हो रही है, ये इसका नेचर ही ऐसा है। इसमें दोनों तरफ से, और इसमें देखिए क्योंकि इजराइल हार गया है तो सीधे अमेरिका मैदान में आ गया, तो अमेरिका और हमास में सीधे बातचीत चल रही है। कतर, इजिप्ट, टर्की ये भी पीछे चले गए क्योंकि हमास ने अपनी सुपीरियर टैक्टिकल मैन्यूवरेबिलिटी से इन लोगों को पीछे कर दिया, कतर को और टर्की को और इजिप्ट को। नहीं तो अभी तक ये कतर, टर्की, इजिप्ट कोई ना कोई प्लान ले आते, भाई उनको इजराइल अलाउ नहीं कर रहा है, और इधर हमास इस बात को जानता था, और फिर वो हमास की तो गलती है नहीं कि वो नहीं आ पा रहे हैं यहां।
इजराइल उनको अलाउ नहीं कर पा रहे। तो ये जो सारी बातें हैं, देखिए ये इतनी महत्वपूर्ण हो जाती है। अच्छा, अब इधर देखिए, जो ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई साहब ने कहा, गजब की बात कही। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से ट्रंप सरेंडर हो रहा है हमास के सामने, उसके साथ साथ उसने जो कायरो में जो मीटिंग भी उसने की, मतलब जो कायरो में जो गाजा ट्रूस हुई, एक बड़ा ऐतिहासिक उसको दिखाया गया। दुनिया के 20 हेड ऑफ स्टेट्स आए, इटली के हेड ऑफ स्टेट, फ्रांस के हेड ऑफ स्टेट, इंग्लैंड के, उनका क्या काम था वहां, मतलब एक शो था वो। तो ये बात खामनेई साहब ने पकड़ी। उन्होंने कहा कि ये दिखा रहा है कि ट्रंप डेस्परेट है, ट्रंप इज डेस्परेट, और वो हताश है, उसको नहीं समझ में आ रहा है कि, तो इसीलिए ऐसी ऐसी बातें कर रहा है, और इसीलिए वो झुक भी रहा है हमास के आगे, क्योंकि उसको पता है कि वो अब इससे ज्यादा कंट्रोल नहीं कर सकता है सिचुएशन को। इजराइल नहीं तो बहुत बुरी तरह से और मारा जाएगा, तो इजराइल को उसको बचाना है, अल्टीमेटली उसको इजराइल को बचाना है ना, ट्रंप को। लेकिन बचाने का तरीका यह है कि तुम उसको डांटो भी। भाई, अपने छोटे भाई को तुम डांटते ही हो, अगर वो तुम्हें उसको बचाना है, लेकिन उसको तुम डांट के रखते हो और उससे कहते हो कि जबरदस्ती अपने से सुपीरियर उससे मत बढ़ो। और मैं जानबूझ के हमास को इजराइल से सुपीरियर कह रहा हूं, टेक्नोलॉजी में भी सुपीरियर है। क्या इजराइल के पास है जो हमास के पास नहीं है? कौन सी ऐसी फील्ड है, आप बता दो। इजराइल भले ही ड्रामा कर करके अपने हथियार बेच सकता है दुनिया में, वो सब शूशा है। हथियार बेचना, ये करना, बॉम्बर्स बेचना, ये करना, वो सब शूशा है। लेकिन मैदान जंग में तो हमास जीता ना। अब इस चीज को देखिए कितनी खूबसूरती से खामनेई साहब ने कहा। अच्छा, उन्होंने कहा, और उसका एक संदर्भ है, क्योंकि वो देखिए एक लेबनान में एक लड़ाई की पूरी तैयारी चल रही है। आज खबर आई है कि वहां पर जो इजरायली डिफेंस फोर्सेस हैं वो सिमुलेट कर रही हैं, यानी आर्टिफिशियल तरह से क्रिएट कर रही हैं एक सिनारियो कि हिजबुल्ला अगर अटैक करे तो इजरायली क्या करे। तो उसमें बाकायदा पैराशूटिंग हो रही है, उसमें इजरायली फोर्सेस कैसे साउथ लेबनान में लैंड करेंगी, पीछे अगर हिजबुल्ला ने आगे से हमला किया तो वो पीछे जाएंगे, हिजबुल्ला की जो लाइन्स है उनके पीछे जाके उनको फंसाने की कोशिश करेंगी। वो सारी अभी से प्रैक्टिस हो रही है। इसका मतलब है हिजबुल्ला तैयार है, और हिजबुल्ला कह चुका, और हम भी आपसे कई बार कह चुके। और यही बात जो ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई साहब, उन्होंने भी यही बात कही कि हिजबुल्ला भी तैयार है, और हिजबुल्ला के साथ कोई भी इस तरह की ये एडवेंचरिज्म इजराइल दिखाएगा तो उसको मुंह की खानी पड़ेगी। और आज जो टॉम बैरक, जो कि सीरिया और लेबनान में स्पेशल एनवॉय है ट्रंप की, जैसे विटकॉफ इसके लिए है, पैलेस्टाइन के लिए और इजराइल के लिए, वैसे ही टॉम बैरक ट्रंप के स्पेशल एनवॉय हैं सीरिया और लेबनान के लिए। और टॉम बैरक बहुत दिनों से कोशिश कर रहे थे कि हिजबुल्ला के खिलाफ बाकी सारी फोर्सेस जो लेबनान में हैं उनको हिजबुल्ला के खिलाफ खड़ा कर दूं। लेकिन मैं आपसे कम से कम 10वीं बार कह रहा हूं कि वो जोसेफ आउन जो प्रेसिडेंट है, जो क्रिश्चियन मैरोनाइट है, वो नहीं टूटा। बताइए, किसी ने उम्मीद नहीं की। लोग सोचते थे सुन्नी खड़े होंगे हिजबुल्ला के साथ, लेकिन सुन्नी वहां के लेबनान के कुछ टूट गए, अधिकांश जनता नहीं, लेकिन काफी हद तक टूट गए। और जो क्रिश्चियन मैरोनाइट है वो नहीं टूटा, जोसेफ आउन वो अड़ गया। और इस बात, अच्छा, वो ये भी उसकी बहुत बड़ी वजह है जो टॉम बैरक ने कहा। टॉम बैरक ने यह कहा कि भाई देखो, वहां पर लेबनान में सरकार में हिजबुल्ला है, 120 मेंबर की पार्लियामेंट है, उसमें 64 मेंबर्स हिजबुल्ला और उसके एलाइड फोर्सेस के हैं। उसने एक बड़ा कोलिशन बनाया हुआ है, और उसमें कुछ क्रिश्चियन पार्टीज भी हैं छोटी जो इससे अलाइड है। तो जोसेफ आउन के ऊपर भी तो अल्टीमेटली उसको लेबनान का हित देखना है कि नहीं देखना है। ऐसा तो वो नहीं कर सकता है कि वो कुछ भी अपनी मनमानी करे। जो प्राइम मिनिस्टर नवाफ सलाम, जो कि ये सुन्नी है, वो इस चीज को वो इजरायली गेम खेल रहे थे, लेकिन उनकी चली नहीं। अब टॉम बैरक ने ये कह दिया साफ साफ कि भाई देखो, अब जो है लेबनान में हम कोई हिजबुल्ला के खिलाफ एक्शन लेबनीज सरकार ले, ये हम नहीं करा पाए। अब ये जब नहीं करा पाए तो अब इजराइल और हिजबुल्ला में युद्ध तय है। अब इजराइल और हिजबुल्ला में सेकेंड वॉर होगी, जो अभी जैसे वैसे तो थर्ड वॉर है, क्योंकि 2006 की वॉर पहली मानी जाए, और उसके पहले की भी मान ली जाए जो 1982 और 2000 के बीच रही, तो ये चौथी वॉर है। तो ये
तो ये वाली वॉर अब जो आ रही है वॉर, ये होगी, ये टॉम बैरेक ने कह दिया। और इसका जो इसमें लेबनीज सरकार को तय करना होगा वो किस तरफ रहे। अभी भी कोशिश कर रहा है, अरे लेबनीज सरकार कहां रहेगी, वो तो हिजबुल्लाह के साथ ही रहेगी ना किसी न किसी रूप में। या अगर वहां की आर्मी न्यूट्रल भी हो गई तो हिजबुल्लाह के पास वो कैपेबिलिटी है, वो ताकत है कि वो इन सारी चीजों को वो खत्म कर सकता है। उसको कोई मतलब इजराइल से लड़ने के लिए हिजबुल्लाह को कोई और दूसरी मदद नहीं चाहिए, क्योंकि कई बार ये हो चुका है, हर बार इजराइल हारा है। 3 जो पहले युद्ध हुए हैं हिजबुल्लाह और इजराइल में, तीनों बार इजराइल हारा है भाई। तो ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। उसके बाद देखिए जो ट्रंप के डेस्परेशन का जो हाल है वो मैं आपको बताता हूं। जेलेंस्की से कल मीटिंग हुई ट्रंप की, और उसमें जो गाली गलौज हुई है, मां बहन हुई है। मतलब ट्रंप ने इतनी गालियां दी हैं जेलेंस्की को, साले तुम ये बताओ, ये जो तुम मैप लेके आ जाते हो हर बार और अपनी अंग्रेजी की इट इज जी यूक्रेन विल नॉट सरेंडर बिफोर रशिया, ऐसी बातें तुम जो करते हो वो बातें, और ये तुम मैप लेके आ जाते हो हर बार एकदम, क्या मैं कहूं, जैसे इलाहाबादी में हम लोग कहेंगे साले तुम बिल्कुल वही हो। मैप लेके आ जाते हो और मैप में दिखाते हो कि ये रेड लाइन है, इस रेड लाइन को रशिया ने क्रॉस कर दिया, इसके पीछे जाना है। तो ऐसे फेंका मैप ट्रंप ने जेलेंस्की के ऊपर, भक ये क्या है, ये बार बार मैप ले आते हो, ये मैं वहां गया हूं ना मैं जानता हूं उसको, ये रेड लाइन क्या। हम सिंपल चीज जानते हैं कि डॉनबास जो रीजन है वो यूक्रेन रशिया को दे, सीधे दे, कोई इसमें बहस नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद रशिया वो सीज फायर करेगा, तो वो विल आई गेट करके वो जेलेंस्की तो क्योंकि यूरोपियन यूनियन ने उसका दिमाग चढ़ाया हुआ है, पूरा यूरोप उसके पीछे है कि हाँ तुम चलो अमेरिका को लूसो, अमेरिका से पैसा लूसो और रशिया से एक युद्ध जारी रहना चाहिए। ये यूरोप के इंटरेस्ट में। ये हिस्टोरिकली जो फ्रांस हमें कभी जीत नहीं पाया रशिया से, कोई कंट्री नहीं जीत पाया रशिया से, बाकी इंग्लैंड और रशिया की तो कभी उस तरह से एक बैटल ऑफ क्रीमिया, वो जो क्रीमियन वॉर हुई थी उसमें कुछ स्कर्मिशेस हुई थी, लेकिन कोई ऐसा फुल फ्लेजेड वॉर तो ब्रिटेन की हुई नहीं है। तो यूरोपियन देश जो हैं वो ब्रॉडली चाहते हैं कि रशिया के खिलाफ एक माहौल बना रहे, क्योंकि उनको अपनी डोमेस्टिक ऑडियंसेस को बताना पड़ता है और उनको सेटिस्फाई करना पड़ता है ये। लेकिन जेलेंस्की जो है मूर्ख आदमी, वो जो वहां पर पहुंच के जो ट्रंप की लात उसने फिर खाई है, इस बार बंद दरवाजे में खाई है। पिछली बार तो खुलेआम ट्रंप ने उसको जलील किया, इस बार बंद दरवाजे में उसने लात खाई। और उसके बाद जो है फिर भी अपना कुछ ना कुछ वो पॉइंट निकालता है, क्योंकि उसको अपना उसकी जो इतनी बड़ी बिजनेस उसने बना ली, अपनी बिजनेस एक सेटअप क्रिएट कर लिया इंटरनेशनल, जिसमें स्मगलिंग ही स्मगलिंग है, आर्म्स की स्मगलिंग, ड्रग्स की स्मगलिंग, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, इन सब चीजों में जेलेंस्की इन्वॉल्व है, यूक्रेन की सारी फोर्सेज इन्वॉल्व है। तो इनको तो वो नहीं छोड़ सकता है ना, इनको तो इसलिए अच्छा, उधर प्यूटिन भी उसने जो प्रेशर डाला, अभी देखिए प्यूटिन और ट्रंप की मुलाकात होनी है बुडापेस्ट में, उसके बाद चाइना और ये जी जिनपिंग और ट्रंप की मुलाकात होनी है। तो अब जब प्यूटिन से मुलाकात होगी तो ट्रंप भी डेस्परेट, वो जो खामनेई साहब ने कहा कि ट्रंप इज डेस्परेट, तो है वो डेस्परेट, वो चाहता है कोई रेजोल्यूशन निकले, कहीं ना कहीं जाके हम कुछ किसी से हम कह सकें कि देखो जेलेंस्की इस बात के लिए मान गया है। क्योंकि रशिया ने तो सीधे कह दिया कि हम माने तो क्या माने, बताओ, हम जहां तक बढ़ गए हैं वहां तक तो वो तो रशियन रीजन्स हैं, खारकोव तक रशिया आ गया है, वो सब रशियन रीजन्स हैं, तो हम वहां से पीछे तो हटेंगे नहीं। तो इसलिए हम जीते हुए हैं, और प्यूटिन ने कह दिया है कि अगर ज्यादा बकबक की यूक्रेन ने तो फिर हम उसको खत्म कर देंगे, हम यूक्रेन को ही एनेक्स कर लेंगे पूरा का पूरा। तो अब जब ये बात आ गई है कि रशिया ये कह रहा है, वो प्यूटिन ये कह रहा है कि हम यूक्रेन ही एनेक्स कर लेंगे, भाड़ में जाए यूरोप, क्योंकि यूरोप तो बड़ी बड़ी बातें करता है, हथियार है नहीं उसके पास, हथियार तो रशिया के पास है, अमेरिका के पास टॉम हॉक मिसाइल फर्जी, जो एक ट्रंप ने खेल किया था कि टॉम हॉक मिसाइल्स हम भेज देंगे यूक्रेन और रशिया उससे डर जाएगा, तो उस पर पूरी जग हंसाई हो गई कि टॉम हॉक मिसाइल को तो रशिया मार गिराएगा।
वो रशिया के एयर डिफेंसेस इतने मजबूत है। ये देखिए पूरी परिस्थिति, ये आज की देखिए एक संक्षिप्त न्यूज। आप सबको दिवाली मुबारक। और उसके साथ साथ देखिए मैं कल फिर से वीडियो लेके कल का आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।